डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। गणतंत्र दिवस में मुख्य अतिथि यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन भारत पहुंची। 27 जनवरी को होने वाले भारत ईयू शिखर सम्मेलन में ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते की संभावना। प्रयागराज में माघ मेले में स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के शिविर के बाहर हंगामा। अभिमुक्तेश्वरानंद के शिविर में कुछ लोग लाठी डंडे और झंडे लेकर शिविर में जबरन घुसे। शिविर प्रबंधन की ओर से प्रशासन को लिखित शिकायत दी गई। जिम जिहाद का मास्टरमाइंड गिरफ्तार। जिम संचालन इमरान को पुलिस ने दिल्ली एयरपोर्ट से किया गिरफ्तार। दुबई भागने की कोशिश कर रहा था इमरान। पुलिस ने इमरान पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया था। उत्तराखंड के नैनीताल, उत्तरकाशी और टिहरी गढ़वाल समेत कई जगहों पर भारी बर्फबारी देखने उत्तराखंड में उमड़ी पर्यटकों की भीड़। भारी बर्फबारी से जनजीवन अस्त व्यस्त। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। बड़ी खबर, यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन शनिवार को नई दिल्ली में 2 दिवसीय राजकीय यात्रा पर पहुंची। उनका स्वागत वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने किया। उनके साथ यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो लुइस सांटोस दा कोस्टा भी उपस्थित हैं। लेयन और कोस्टा 26 जनवरी 2026 को भारत के 77वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेंगे। ये पहला मौका है जब शीर्ष ईयू नेता संयुक्त रूप से इस आयोजन में आमंत्रित किए गए हैं। इस कदम का उद्देश्य भारत और यूरोपीय संघ के द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूती प्रदान करना है। 27 जनवरी भारत ईयू शिखर सम्मेलन आयोजित होगा, जिसमें दोनों पक्ष व्यापार, निवेश, सुरक्षा और तकनीकी साझेदारी पर चर्चा करेंगे। इस दौरे को भारत ईयू रणनीतिक साझेदारी के लिए महत्वपूर्ण मोड़ माना जा रहा है। लेयन ने हाल ही में संकेत दिया कि भारत और ईयू मुक्त व्यापार समझौते यानी एफटीए के अंतिम चरण में है। ये समझौता करीब 2 अरब लोगों और वैश्विक जीडीपी के चौथाई हिस्से को कवर करेगा। उनकी भारत यात्रा इसी चर्चा को आगे बढ़ाने और समझौते को अंतिम रूप देने में अहम भूमिका निभाएगी। भारत और ईयू के साझा हितों में आर्थिक स्थिरता, तकनीकी सहयोग और सुरक्षा शामिल हैं। दोनों पक्ष स्थिर वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला, निवेश प्रवाह और तकनीकी साझेदारी को मजबूत करने पर जोर दे रही हैं। उर्सुला वॉन डेर लेयन का ये दौरा भारत और यूरोपीय संघ के बीच रणनीतिक और आर्थिक रिश्तों को और गहरा करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। गणतंत्र दिवस समारोह और शिखर सम्मेलन के बाद इस साझेदारी की नई रूपरेखा स्पष्ट होगी। एस्टोनिया के पूर्व प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री के समकक्ष काजा कल्लास ने कहा कि यूरोपीय संघ और भारत 27 जनवरी को भारत यूरोपीय संघ नेताओं के शिखर सम्मेलन में एक नई सुरक्षा और रक्षा साझेदारी पर हस्ताक्षर करेंगे। वह स्वयं इस शिखर सम्मेलन में भाग लेंगी। भारत यूरोपियन यूनियन संघ के बीच एफटीए को लेकर उन्होंने कहा कि मुक्त व्यापार समझौता 2 अरब लोगों के लिए एक बाजार का निर्माण करेगा, जो वैश्विक जीडीपी का लगभग 1/4 हिस्सा है। ये समझौता निवेश और विकास को बढ़ावा देगा, सप्लाई चेन को मजबूत करेगा और दोनों पक्षों की कंपनियों के लिए नए अवसर खोलेगा। इससे चीन, रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका पर निर्भरता कम करने का भी मौका मिलेगा। ऐसे समय में जब मुक्त व्यापार दबाव में है और आपूर्ति श्रृंखलाओं का दुरुपयोग किया जा रहा है, हमारी आर्थिक साझेदारी को गहरा करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह समझौता एक रणनीतिक निर्णय है। अगली बड़ी खबर, प्रयागराज के माघ मेला क्षेत्र के सेक्टर 4 त्रिवेणी मार्ग स्थित शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के शिविर में शनिवार शाम असामाजिक तत्वों ने हंगामा किया। आरोप है कि कुछ लोग लाठी डंडे और झंडे लेकर शिविर में जबरन घुस आए और आक्रामक नारेबाजी करने लगे। इस दौरान माहौल काफी तनावपूर्ण हो गया। जानकारी के अनुसार ये घटना शनिवार शाम 6:30 से 7:30 के बीच हुई।
शिविर में मौजूद सेवकों और कार्यकर्ताओं ने सूझबूझ दिखाते हुए उपद्रव कर रहे लोगों को शांतिपूर्वक बाहर निकाल दिया, जिससे कोई बड़ी घटना होने से टल गई। हालांकि प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि हालात इतने गंभीर थे कि किसी भी वक्त मारपीट हो सकती थी। घटना के बाद शिविर प्रबंधन की ओर से प्रशासन को लिखित शिकायत दी गई है। शिकायत में मांग की गई है कि अज्ञात असामाजिक तत्वों के खिलाफ तत्काल एफआईआर दर्ज की जाए और उनकी पहचान कर सख्त कार्रवाई की जाए। साथ ही शिविर और उसके आसपास पर्याप्त पुलिस बल की स्थायी तैनाती की मांग भी की गई है। शिकायत में यह भी कहा गया है कि अगर भविष्य में किसी भी तरह की अप्रिय घटना होती है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी मेला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की होगी। घटना के बाद से क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। आपको बताते चले, प्रयागराज माघ मेला क्षेत्र के सेक्टर 4 त्रिवेणी मार्ग स्थित शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के शिविर में शनिवार शाम असामाजिक तत्वों ने हंगामा किया। आरोप है कि कुछ लोग लाठी डंडे और झंडे लेकर शिविर में जबरन घुसाए और आक्रामक नारेबाजी करने लगे। इस दौरान माहौल काफी तनावपूर्ण हो गया। जानकारी के अनुसार ये घटना शनिवार शाम करीब 6:30 से 7:30 के बीच हुई। शिविर में मौजूद सेवकों और कार्यकर्ताओं ने सूझबूझ दिखाते हुए उपद्रव कर रहे लोगों को शांतिपूर्वक बाहर निकाल दिया, जिससे कोई बड़ी घटना होने से टल गई। हालांकि प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि हालात इतने गंभीर थे कि किसी भी वक्त मारपीट हो सकती थी। घटना के बाद शिविर प्रबंधन की ओर से प्रशासन को लिखित शिकायत दी गई है। शिकायत में मांग की गई है कि अज्ञात असामाजिक तत्वों के खिलाफ तत्काल एफआईआर दर्ज की जाए और उनकी पहचान कर सख्त कार्रवाई की जाए। साथ ही शिविर और उसके आसपास पर्याप्त पुलिस बल की स्थायी तैनाती की मांग भी की गई है। शिकायत में यह भी कहा गया है कि अगर भविष्य में किसी भी तरह की अप्रिय घटना होती है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी मेला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की होगी। घटना के बाद से क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। अगली बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में जिम की आड़ में धर्मांतरण कर रैकेट चलाने वाला मास्टरमाइंड इमरान आखिरकार सलाखों के पीछे पहुंच गया है। दुबई भागने की तैयारी कर रहे इमरान को पुलिस ने दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद सलाखों में बंद आरोपी की तस्वीर भी सामने आई है। धर्मांतरण का मामला सामने आने के बाद पुलिस ने इमरान पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया था और पुलिस उसकी तलाश कर रही थी। इस पूरे मामले का खुलासा उस वक्त हुआ था जब एक महिला ने 1090 महिला हेल्पलाइन पर कॉल कर शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के बाद पुलिस ने जब आरोपियों के मोबाइल की जांच की तो एक पासवर्ड प्रोटेक्टेड फोल्डर में जो मिला उसने पुलिस को भी हैरान और परेशान कर दिया। इस फोल्डर में 50 से अधिक महिलाओं की तस्वीरें और वीडियो पाए गए, जिनमें घूमने फिरने, यात्राओं और यहाँ तक कि निकाह से जुड़ी तस्वीरें भी शामिल थी। जांच के दौरान सामने आया कि ये नेटवर्क मिर्जापुर के कई जिम यानी KGN 1, KGN 2.0, KGN 3, आयरन फायर और फिटनेस क्लब के जरिए संचालित हो रहा था। पुलिस ने इस मामले में अब तक 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें एक पुलिसकर्मी भी शामिल है, जबकि 2 आरोपी पहले से फरार बताए जा रहे हैं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक इमरान सिर्फ मिर्जापुर तक सीमित नहीं था, बल्कि उसके तार विदेशों तक जुड़े हुए हैं। जांच में सामने आया है कि वह मलेशिया और दुबई की कई यात्राएं कर चुका है। 27 जनवरी 2024 को उसके दुबई जाने की पुष्टि पासपोर्ट रिकॉर्ड से हुई है। मौजूद दस्तावेजों के अनुसार दुबई में इमरान ने कई संदिग्ध लोगों से मुलाकात की और धर्मांतरण से जुड़ी फंडिंग को लेकर बातचीत हुई। सूत्रों का दावा है कि इमरान विदेश यात्राओं पर लाखों रुपए खर्च करता था, जिससे शक और गहराता है कि नेटवर्क को बाहर से आर्थिक सहयोग मिल रहा था। अब पुलिस उससे पूछताछ कर ये जानने की कोशिश करेगी कि दुबई और मलेशिया में उसकी मुलाकातें किन लोगों से हुई और नेटवर्क कितना बड़ा है। इस मामले में अब तक 2 महिलाओं ने औपचारिक शिकायत दर्ज कराई है, जबकि 25 से 30 महिलाएं अप्रत्यक्ष रूप से सामने आ चुकी हैं। पुलिस का कहना है कि डिजिटल सबूतों के आधार पर जांच को और आगे बढ़ाया जा रहा है।
इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता तपेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। तपेश, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ है पूरा मामला, कहां से भागने की कोशिश कर रहे थे मास्टरमाइंड इमरान? जी जी बिल्कुल, आपको बता दें कि पहले 4 आरोपी, फिर 2 आरोपी और कुल 6 आरोपी पकड़े गए थे। और जिसमें से एक मुख्य जो आरोपी था, कल दिल्ली एयरपोर्ट से पुलिस ने उसको पकड़ा और उसको मिर्जापुर ले आया गया। ये आरोपी था इमरान, जिस पर लुकआउट नोटिस भी जारी किया गया था। साथ ही 25,000 रुपए का इस पे इनाम भी घोषित किया गया था। उसी में एक जो है अशफाक अभी भी फरार है, उस पे भी लुकआउट नोटिस व 25,000 का इनाम उस पे भी घोषित किया है। उसको गिरफ्तार करने के लिए पुलिस लगातार दबिश भी दे रही है और एयरपोर्टों पे पुलिस भी छानबीन कर रही है कि कहीं से ये भी तो विदेश निकलने की फिराक में नहीं है। बता दें कि इमरान का विदेशों से भी बहुत बड़ा संपर्क रहा है। इमरान जो है कि दुबई और मलेशिया जैसे कई देशों की यात्रा कर चुका है। डिजिटल सबूतों और महिलाओं की शिकायतों के आधार पर जांच की गई तो इसका नेटवर्क का दायरा बहुत बढ़ता हुआ नजर आया। उसी को लेकर इमरान के साथ अभी पूछताछ की जा रही है। अब देखना यह है कि पूछताछ में क्या निकल कर आता है। कहीं और लोग तो इससे जुड़े नहीं हैं। पुलिस लगातार छानबीन में जुटी हुई है। जो मेन आरोपी था जिम जिहाद का, जो मेन आरोपी ये इमरान ही बताया जा रहा है, जिसको पुलिस ने कल दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया है। बहुत बहुत धन्यवाद तपेश तमाम जानकारी के लिए। उत्तर प्रदेश राज्य स्थापना दिवस मना रहा है। आज 3 दिवसीय यूपी दिवस का दूसरा दिन है। इस वर्ष उत्तर प्रदेश राज्य का स्थापना दिवस 3 दिन तक मनाया जा रहा है। यूपी दिवस 2026 की थीम विकसित भारत विकसित उत्तर प्रदेश है। भारत सरकार में गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने लखनऊ में नवसृजित राष्ट्र प्रेरणा स्थल प्रांगण में यूपी दिवस 2026 का उद्घाटन किया। यूपी दिवस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश से नीतिगत उदासीनता की बेड़ियों को तोड़ते हुए बेमारू राज्य से निकलकर देश के विकास का ग्रोथ इंजन बनने का गौरव हासिल किया है। वहीं लखनऊ में अमित शाह ने भी कहा कि यूपी बन रहा है देश के विकास का इंजन। उत्तर प्रदेश दिवस 2026 को इस बार और भव्य, सांस्कृतिक और जन भागीदारी वाला बनाया गया है। 24 से 26 जनवरी 2026 तक मनाए जाने वाले उत्तर प्रदेश दिवस में प्रदेश की संस्कृति, शिल्प, व्यंजन और विकास यात्रा को एक साथ मंच मिल रहा है। इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण प्रदेश के सभी जनपदों में किया जा रहा है ताकि एक साथ पूरे उत्तर प्रदेश में यूपी दिवस का उत्सव मनाया जा सके, जिसके साथ ही सभी जिलों में स्थानीय स्तर पर भी सांस्कृतिक और विकास से जुड़े कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। सभी जनपदों में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का प्रसारण अनिवार्य रूप से कराने के निर्देश दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश दिवस 2026 का आयोजन फिजी, मॉरिशस, मालदीव, सिंगापुर और थाईलैंड स्थित भारतीय दूतावासों के सहयोग से विदेशों में भी किया जा रहा है। अगली खबर, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में लंदन झारखंड के 25 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मारंग गोमके ओवरसीज स्कॉलरशिप आयोजन के योजना के तहत यूनाइटेड किंगडम के विभिन्न यूनिवर्सिटीज में उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे स्टूडेंट्स, शेवनिंग मरांग गोमके स्कॉलर्स, उच्च शिक्षा के बाद यूके में कार्य कर रहे युवा, विभिन्न यूनिवर्सिटी के फैकल्टी, शोधकर्ता, उद्यमी तथा झारखंड से जुड़े विभिन्न क्षेत्रों में कुल लगभग 150 प्रतिभागियों ने भाग लिया। ऐसा माना जा रहा है कि झारखंड पहला राज्य है जिसने अपने छात्रों, प्रवासियों, उद्यमियों के लिए विदेश में कार्यक्रम का आयोजन किया हो। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि यह कार्यक्रम 25 वर्षों की उपलब्धियों से आगे बढ़ते हुए अनंत संभावनाओं की ओर अग्रसर झारखंड की कहानी कहता है, जहां विकास प्रकृति के साथ संतुलन में निहित है। बहरहाल ये यात्रा मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा जी और बाबा दिशोम गुरु जी के दूरदर्शी विचारों से प्रेरणा लेती है। उनके द्वारा प्रतिपादित गरिमा, आत्मसम्मान और न्याय के आदर्श आज भी झारखंड के भविष्य को दिशा दे रहे हैं। झारखंड निरंतर सभी को साथ लेकर आगे बढ़ते हुए अपने जड़ों से जुड़कर समावेशी और सतत विकास के पथ पर
अग्रसर है। ये निरंतरता सदैव बनी रहेगी। वहीं अवसर पर मोरंग गोम के स्कॉलर्स और यूके रह रहे झारखंड वासियों ने झारखंड की परंपरा और संस्कृति की झांकी प्रस्तुत की। सादरी गीतों से कार्यक्रम गुंजायमान हुआ। इस क्रम में स्टूडेंट्स ने अपने अनुभव साझा कर झारखंड सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया। रायपुर साहित्य उत्सव 2026 का आज तीसरा दिन है। इससे पहले दूसरे दिन साहित्य, संस्कृति और विचारों का एक जीवंत और प्रेरणादायक संगम देखने को मिला। 24 जनवरी को आयोजित इस उत्सव के दूसरे दिन देश भर से आए प्रख्यात साहित्यकारों, विचारकों और रचनाकारों ने अपने विचारों से श्रोताओं को समृद्ध किया। समाज, लोकतंत्र, भाषा, मीडिया और समकालीन साहित्य जैसे विषयों पर गहन विमर्श हुआ, जिसने उत्सव को बौद्धिक ऊंचाइयों तक पहुंचाया। रायपुर साहित्य उत्सव के दूसरे दिन विनोद कुमार शुक्ल मंच, लाला जगलदपुरी मंच, श्यामलाल चतुर्वेदी मंच और अनिरुद्ध नीरव मंच पर एक साथ कई स्तर आयोजित किए गए। इन स्तरों में राष्ट्र सेवा, वैश्विक विमर्श, हिंदी कहानियां, मीडिया में संवाद, साहित्य और लोकतंत्र जैसे विषयों पर सार्थक चर्चाएं हुई। देश के विभिन्न हिस्सों से आए साहित्यकारों और वक्ताओं ने अपने अनुभव, रचनात्मक दृष्टिकोण और विचारों को साझा किया, जिससे श्रोताओं को साहित्य और समाज को नए जरिए से देखने का अवसर मिला। शाम के स्तरों में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम और काव्य पाठ ने उत्सव में विशेष रंग भर दिया। कविता, शब्द और संगीत के माध्यम से भावनाओं की सुंदर अभिव्यक्ति देखने को मिली, जिसने श्रोताओं को भाव विभोर कर दिया। उत्सव में बड़ी संख्या में साहित्य प्रेमियों, विद्यार्थियों और युवाओं की सहभागिता देखने को मिली। उत्साह, संवाद और विचारों के आदान प्रदान से रायपुर साहित्य उत्सव का दूसरा दिन पूरी तरह यादगार बन गया। उत्तराखंड के ऊंचे इलाकों में हुई भारी बर्फबारी के कारण नैनीताल, उत्तरकाशी और टिहरी गढ़वाल सहित कई क्षेत्रों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और भारी संख्या में पर्यटक फंस गए हैं। भारी बर्फबारी के चलते रामगढ़, मुक्तेश्वर, धराचुली और उत्तरकाशी के चौरंगी क्षेत्र में कई वाहन और पर्यटक फंस गए थे। एसडीआरएफ ने जेसीबी की मदद से बर्फ हटाकर 20 से 25 वाहनों को सुरक्षित निकाला। उत्तरकाशी के चौरंगी इलाके में लंबगांव मोटर रोड पर फंसे लगभग 75 लोगों को एसडीआरएफ की टीम ने सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित किया। टिहरी के घनसाली के पास बडियार गांव में मायाली रोड पर बर्फ में फंसे 8 लोगों को सुरक्षित निकाला गया। नई टिहरी में आलम यह रहा कि ऊंचाई पर स्थित जिला कलेक्ट्रेट के आसपास इतनी बर्फ पड़ गई कि जिलाधिकारी को अपने कार्यालय से आवास तक पैदल आना पड़ा। वहीं बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, औली, मसूरी, चक्राता और मुनस्यारी में भी भारी बर्फबारी दर्ज की गई है। प्रशासन ने पर्यटकों को सुरक्षित स्थानों पर रहने और गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी है। मौसम विभाग के अनुसार अभी भी कई इलाकों में भारी बर्फबारी और ओलावृष्टि की संभावना बनी हुई है। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।